नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हरी एग्ज़ाम पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमने जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, इसके नोट्स स्टार्ट किए थे। तो ये नोट्स हमारे हो चुके हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्षेत्र क्या क्या है, इसकी परिभाषाएँ क्या क्या है। हमने देख लिया था कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होती हैं। इस प्रकार से इसकी परिभाषा देख ली थी। बाल विकास क्या होता है, ये बाल विकास कैसे होता है और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, हमने इनके बारे में बात की थी। और मित्रों, आज हम बात करते हैं वंश क्रम के अनुसार जीवन की शुरुआत कैसे होती है। वंश क्रम के अनुसार जीवन की शुरुआत कैसे होती है, तो हम इसको शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उसका आप आनंद ले सकें। तो जल्दी से आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस प्रकार से हम यह संपूर्ण साइकोलॉजी इस वीडियो में कवर करेंगे। इसका अलग पार्ट आएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो अलग अलग पार्ट में हम साइकोलॉजी कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि वंश क्रम के अनुसार जीवन की शुरुआत कैसे होती है, और जितना हो सकेगा इतना हम साइकोलॉजी आज पढ़ेंगे। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं हम। इनकी वंश क्रम के अनुसार जीवन की शुरुआत कैसे होती है। जो हमारे जीवन की शुरुआत माता और पिता के गुणसूत्रों के माध्यम से होती है। आपको पता है कि माता में 46 गुणसूत्र होते हैं और पिता में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। माता में 46 गुणसूत्र और पिता में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इस प्रकार से ये 46 गुणसूत्रों से कैसे हमारा जीवन बनता है। तो ये जो माता के जो गुणसूत्र होते हैं, इनको हम बोलते हैं जनन कोष अर्थात मातृकोष। दोनों ही जनन कोष होते हैं, पिता के भी और माता के भी। लेकिन जो माता के जनन कोष होते हैं उनको मातृकोष बोलते हैं और पिता के बोलते हैं पितृकोष। जो माता के 23 गुणसूत्र हैं, 46 में से 23 गुणसूत्र, माता के 23 गुणसूत्र, जिनको माता के 23 गुणसूत्र और पिता के भी 23 गुणसूत्र, ये 23 गुणसूत्र जब मिलते हैं, 23 गुणसूत्र जब मिलते हैं तो एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। 23 माता के और 23 पिता के जब 23 मिलते हैं तो 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। और इन 46 गुणसूत्रों से, इनकी 23 माता और 23 पिता के 46 गुणसूत्रों से मिलकर के एक जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट से ही हमारे शरीर की नींव रखी जाती है, अर्थात हमारे जीवन का प्रारंभ होता है जाइगोट से। और मित्रों, ये एक जो सुई होती है उसके समान होती है। इसका आकार एक सुई की जो नोक होती है, सुई की नोक उसके समान होता है। और जाइगोट से ही हमारे जीवन का क्या होता है, जीवन प्रारंभ होता है। और यह क्या होती है, पूर्ण कोशिका। ये जो जाइगोट मिलकर के एक पूर्ण कोशिका बनती है। जाइगोट से पूर्ण कोशिका बनती है। 23 गुणसूत्रों से एक जाइगोट बनता है और ये पूर्ण कोशिका बन जाती है। आगे हम जानते हैं कि शरीर व लिंग का निर्माण करने में वंशक्रम की भूमिका, यानी कि हमारे शरीर में कितने गुणसूत्र काम में आते हैं और लिंग निर्धारण में कितने गुणसूत्र काम में आते हैं, इनके बारे में भी हम जानते हैं। तो माता है, तो माता के 23 गुणसूत्र होते हैं और पिता के भी 23 गुणसूत्र होते हैं। इनसे मिलकर के हमारे जो जीवन है या हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। तो पिता के 22 गुणसूत्र, माता के 22 गुणसूत्र और पिता के भी 22 गुणसूत्र, 22 कितने हो गए, 44 हो गए। 44 से ये 22 माता के और 22 पिता के जो गुणसूत्र मिलते हैं, इनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। और जो एक एक गुणसूत्र बच गया, एक तो माता का और एक पिता का, इनसे हमारे क्या है, लिंग का निर्धारण होता है। तो लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसको हम आगे समझते हैं। लिंग का निर्धारण माता में X गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं। और पिता में पाए जाते हैं XY गुणसूत्र, यानी कि X का मतलब होता है लंबे गुणसूत्र और Y का मतलब होता है बौने
गुणसूत्र या गौण गुणसूत्र। तो माता में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और पिता में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब माता की ओर से X गुणसूत्र और पिता की ओर से भी X गुणसूत्र, पिता की ओर से X गुणसूत्र जब मिलता है तो क्या होता है, बालिका का निर्माण होता है। अर्थात ये भी X और ये भी X, इनकी X माता का और X पिता का जब गुणसूत्र सहयोग करता है तो XX बल मिलकर के क्या हो जाता है, बालिका का निर्माण होता है। अर्थात उसका लिंग निर्धारण किया जाता है कि ये बालिका होगी। और जब माता का X और पिता का Y, जब माता का X और पिता का Y मिलता है तो बालक का निर्माण हो जाता है। जब माता का तो हो जाता है X और पिता का हो जाता है Y, तो XY से बालक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से लिंग का निर्धारण किया जाता है बालिका में। मित्रों, आप इस बात को याद रखिएगा कि जो बालिका होती है इसमें क्या है, दोनों जो गुणसूत्र होते हैं वह लंबे गुणसूत्र होते हैं और बालक में एक लंबा और एक बौना गुणसूत्र पाया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे हम जानते हैं विकास के वंशक्रम संबंधी सिद्धांत क्या क्या है। इनकी बीजकोश का सिद्धांत दिया था, ये बीजमैन ने दिया था। इसको हम बोलते हैं जनन द्रव्य अमरता का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। इन्होंने क्या है, चूहे पर प्रयोग किया था। इन्होंने क्या है, ये चूहे, जो चूहा होता है उसको फर्स्ट स्टेज में इनकी ये जो चूहों की पूंछ को काटता गया बीजमैन, और मगर जो सेकंड स्टेज आई उसमें कभी भी ऐसा चूहा नहीं हुआ जिसके पूंछ नहीं हो। तो इन्होंने सिद्धांत दिया कि जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी में जो मतलब निरंतरता बनी रहती है, जो जनन या अमरता बनी रहती है, वो क्या है, निरंतर बनी रहती है, इसीलिए इसे अमरता का सिद्धांत कहा जाता है। अर्थात इन्होंने फर्स्ट में चूहों की पूंछ काटनी शुरू कर दी और लास्ट तक ऐसा चूहा कभी भी नहीं आया जिसके बिना पूंछ हो, यानी कि हमेशा ही पूंछ के साथ में जन्म होता चूहे का। तो इसीलिए इसको कहा जाता है अमरता का सिद्धांत। अर्थात जो मतलब हमारे जो वंशक्रम होते हैं या अनुवांशिक जो पाया जाता है गुण, वह कभी मरता नहीं है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। आगे हम बात करते हैं लेमार्क जिराफ पर प्रयोग किया और फर्स्ट स्टेज में देखा गया कि जो जिराफ की गर्दन है वह ऊंट के समान होती थी। पहले जिराफ की गर्दन कैसे होती थी, ऊंट के समान होती थी, लेकिन जिराफ के द्वारा बार बार वह प्रयोग पर लिए जाने के कारण जिराफ की जो गर्दन है वह लंबी होती गई और उनकी जो संतानें हैं उनमें भी वैसे ही गुण उत्पन्न होने लगे। अर्थात जिराफ के जो बच्चे होते हैं उनकी जो गर्दन है वह लंबी होने लगी अपने आप। तो इस प्रकार से इन्होंने सिद्ध किया कि जो समाज में माता पिता जिस व्यवसाय को करते हैं वही गुण संतानों में आ जाते हैं। अर्थात इस जो जिराफ के उदाहरण देकर के इन्होंने ये सिद्ध किया कि जिस प्रकार से जैसे कि जिराफ प्रयत्न बार बार मतलब गर्दन से कुछ खाने के लिए, पेड़ों को खाने के लिए प्रयत्न करता रहा, तो अपनी संतानों की भी गर्दन ऐसे ही होने लगी, लंबी होने लगी। तो जिस प्रकार से समाज में माता पिता जैसा व्यवसाय करते हैं तो उसके पुत्र में भी वैसे ही व्यवसाय के गुण संतानों में संक्रमित हो जाते हैं, उसी प्रकार का व्यवसाय अपनाने लग जाता है। तो ऐसा इन्होंने बताया था। आगे हम बात करते हैं मौलिक गुणों का सिद्धांत। यह मेंडल यानी कि चेकोस्लोवाकिया के जो चर्च पादरी थे, इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था मौलिक गुणों का सिद्धांत। इनका नाम था मेंडल यानी कि ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। इन्होंने क्या है, सबसे पहले तो लंबे पौधे होते हैं उनके बीज को लिया और बौने पौधे को बीज को लिया, इन दोनों को क्या है मिला दिया। तो क्या है, ये संकर प्रजाति बन गई और इनके दोनों का जो एवरेज निकला ये क्या है 50-50% निकला। इनकी 25% तो हुए लंबे और 25% बौने, अर्थात इनका औसत कितना निकला, 50% औसत रहा। तो और दूसरी पीढ़ी में देखते हैं तो क्या है, ये फर्स्ट पीढ़ी में ऐसे थे, फिर दूसरी पीढ़ी में क्या औसत रहा, फिर तीसरी पीढ़ी में 50-50% वापस से आने लगे। तो इससे ये सिद्ध किया
कि जो प्रत्येक प्राणी में तीसरी पीढ़ी तक यानी कि जो जन्मजात मौलिक गुण आ जाते हैं, अर्थात जो फर्स्ट पीढ़ी में गुण होते हैं वही तीसरी पीढ़ी में आते आते वो फर्स्ट पीढ़ी के गुणों को अपनाने लग जाता है। जैसे कि नानी की खोड़ दोई ती तक आना, ये मेरी भाषा में ही मैंने लिखा है, नानी की खोड़ दोई ती तक और दादा के गुण पोते में आ जाना। इस प्रकार से एक कहावत चलती है हमारे कि नानी की खोड़ दोई ती तक जाती है, दोई ती बोलते हैं नातिन को। तो इनकी नानी की कोड नातिन तक चली जाती है, अर्थात उनकी जो भी गुण होते हैं नानी में वह नातिन में चले जाते हैं, अर्थात दोहिते में चले जाते हैं, दादा के गुण पोते में आ जाते हैं। तो तीसरी जो मतलब दादा है वो तीसरी पीढ़ी का इंसान हो गया, और पिता है जैसे कि फर्स्ट पीढ़ी में दादा था, दूसरी पीढ़ी में पिता है, तीसरी पीढ़ी में हम है। तो तीसरी पीढ़ी में आते आते हम दादा के गुणों को अपनाने लग जाते हैं, ऐसा मेंडल ने सिद्ध किया था। आगे हम बात करते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया था सोरेनसन ने। समान प्रतिमान का सिद्धांत सोरेनसन ने दिया था, और इनमें बताया था कि सभी प्राणियों में जो इनकी जो भी जिस प्रकार का जो प्राणी होता है उसी प्रकार की संतानों को उत्पन्न करता है। जैसे कि माता पिता के समान, जैसे कि आकृति, प्रतिरूप, स्वरूप, यानी कि मनुष्य के मनुष्य ही जन्म लेगा, पशु के पशु ही जन्म लेगा, पक्षी के पक्षी ही जन्म लेगा, मछली के मछली ही जन्म लेगी, मेंढक के मेंढक ही उत्पन्न होगा, हाथी के हाथी होगा। तो इस प्रकार से इनकी समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। इनकी जिस प्रकार का जो माता पिता का शरीर है, आकृति है, प्रतिरूप है, स्वरूप है, वैसा ही अपनी संतानों को वैसा ही आकार वाला जन्म देता है। तो यह सोरेनसन का नियम था, अर्थात ये सोरेनसन का सिद्धांत था कि समान प्रतिमान का सिद्धांत में जैसा माता पिता होते हैं वैसे ही आकृति, स्वरूप, रंग रूप वैसा ही उनका संतानों को उत्पन्न करते हैं। आगे हम जानते हैं विपरीत गुणों का सिद्धांत। विपरीत गुणों का सिद्धांत या प्रत्यागमन का सिद्धांत, इनकी संतानों में माता पिता के ठीक विपरीत गुण है। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कि माता पिता अच्छे होते हैं तो जो पुत्र होता है या बेटा होता है वो बुरा हो जाता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि माता पिता बुरे होते हैं तो बेटा अच्छा भी बन जाता है। तो ऐसा भी होता है। इनकी विपरीत गुणों का सिद्धांत, जैसे कि हम जानते हैं हिरण्यकश्यपु है, हिरण्यकश्यपु के जैसे कि प्रहलाद भक्त ने जन्म लिया, और उग्रसेन उग्रसेन जी महाराज अच्छे थे तो इन्होंने क्या है कंस ने जन्म लिया इनके। तो इनकी हिरण्यकश्यप दुष्ट दुष्ट था, और लेकिन इनके पुत्र अच्छे थे, यानी कि इन्होंने भगवान की भक्ति की। और उग्रसेन अच्छे थे लेकिन इनके पुत्र और मतलब कंस निकला, बुरा निकला। तो इस प्रकार से इनकी विपरीत गुणों का सिद्धांत भी रिएक्शन कर जाता है कभी कभार। तो इनको हम एक दोहे के माध्यम से समझ सकते हैं कि भलों के बुरो होत है बिगड़ जात है वंश, भलों के बुरो होत है बिगड़ जात है वंश, हिरणाकश के प्रहलाद भयो भाई उग्रसेन के कंस। हिरणाकश के प्रहलाद भयो भाई उग्रसेन के कंस। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। आगे जानते हैं हम असमानता का सिद्धांत। असमानता का सिद्धांत, इसका समर्थन किया था डार्विन और लेमार्क ने। डार्विन और लेमार्क ने किया था, यहाँ पे म है तो लेमार्क ने किया था। तो डार्विन और लेमार्क ने इनमें बताया था माता पिता व संतानों में जो अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं, माता पिता व संतानों में अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं, जैसे कि रंग, रूप, कद, काठी में असमानता। तो असमानता देखी जाती है, असमानता देखी जाती है। माता पिता से भिन्न, माता पिता से भिन्न क्या है, आकृति वाला भी जन्म ले लेता है बच्चा। तो इस प्रकार से रंग, रूप, काठी इत्यादि में भी असमानता देखी जाती है। तो ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन और लेमार्क ने किया था। आगे हम बात करते हैं वातावरण की, कि वातावरण क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। वातावरण, वातावरण होता है कि हम जिस परिवेश में निवास करते हैं या इस परिवेश के उन सभी कारकों को जिन्हें पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है, वो सभी क्या कहलाते हैं, वातावरण कहलाते हैं। ऐसा परिभाषा है। ओडवर्थ के अनुसार क्या है वातावरण की परिभाषा, कि जो हमारे चारों ओर की जो सभी तत्व है, हमारे चारों ओर के सभी तत्व है, हमें जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते रहते हैं। जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते रहते हैं। तो यह वुडवर्थ की परिभाषा है कि हमारे चारों ओर के सभी तत्व जो हमें जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते रहते हैं उसको वातावरण कहा जाता है। तो इस परिभाषा को कैसे याद रखें, आपने एक भजन सुना होगा,
जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। तो आपने इस प्रकार का गाना या भजन सुना होगा। तो यानी कि हुड यानी क्या होता है? हुड यानी होता है लकड़ी। हुड यानी होता है लकड़ी, है ना। तो हुड यानी लकड़ी होता है। तो जीवन से यानी कि जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करती रहती है, यानी कि जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। तो हाँ, यानी कि जन्म से मृत्यु तक लकड़ी प्रभावित करती रहती है। तो ऐसी परिभाषा दी थी ओडवर्थ ने। आगे हम बात करते हैं जिम्बार्ट के अनुसार, यानी कि चारों ओर, जिम्बार्ट ने बताया कि चारों ओर फैली सभी वस्तुएं जो जीवन पर्यंत प्रभावित करती रहती है, जीवन पर्यंत प्रभावित करती रहती है। यानी कि हमारी जो चारों ओर जो सभी वस्तुएं हैं वह किसी न किसी रूप में अंतःक्रिया के माध्यम से हमारे जीवन को प्रभावित करती रहती हैं। तो ये जिम्बार्ट की परिभाषा है। इसको कैसे याद रखें कि जो व्यक्ति जिम यानी कि जिम जाता है उसका जीवन पर्यंत प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो जिम जाने वाला व्यक्ति है तो जिम जाने से उसमें जीवन पर्यंत प्रभाव पड़ता रहता है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। आगे हम जानते हैं रॉस ने क्या परिभाषा दी है। रॉस ने कहा है कि चारों ओर फैली शक्तियां जिनका प्रभाव जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। यानी कि चारों ओर फैली शक्तियां जिनका प्रभाव जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। तो ये क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है। तो रोस की इस परिभाषा को जानने के लिए हम कैसे याद रखेंगे? यानी कि रोस आने पर शक्ति आ जाती है, यानी कि व्यक्ति में किसी न किसी रूप में रोस यानी कि होता है गुस्सा। यानी कि रोस आने पर क्या है? रोस का मतलब होता है गुस्सा। तो रोष आने पर क्या है? व्यक्ति में शक्ति आ जाती है। गुस्सा आने पर व्यक्ति में पता ना अनंत शक्तियां आ जाती हैं। तो अपने को इनकी परिभाषा में एक मेन शब्द है शक्ति। तो याद रखना है कि चारों ओर की जो शक्तियां हैं जिनका प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है या जन्म से मृत्यु तक पड़ता है, तो क्या है? वो वातावरण कहलाता है। तो हम देखते हैं कि वातावरणीय कारक जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं कौन कौन से हैं। वातावरणीय कारक जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं उनमें आ जाएगा एक तो जन्म स्थान। जन्म स्थान भी बालक जो जन्म स्थान है वह भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि जिस परिवार में जैसा जन्म है और जैसा व्यवसाय करते हैं, जैसी भाषा बोलते हैं, जैसे कि रहते हैं, उसी प्रकार का बालक बन जाता है। जन्म का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट बच्चा होता है तो फर्स्ट बच्चे में उसका क्या है? विकास देरी से होगा। जो मीडियम बच्चा है उसका और जल्दी होगा, और फिर जो अंत बच्चा है, जो बाद वाला बच्चा है, उसका फिर लेट हो गया। यानी कि सबसे ज़्यादा विकास मीडियम बच्चे का होता है, बीच वाले बच्चे का होता है। समाज समाज का जो वातावरण है उसका भी प्रभाव पड़ता है। समाज में किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, वह किस प्रकार के मतलब काम करते हैं, वो भाषा किस प्रकार की बोलते हैं। तो समाज का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। आगे हम जानते हैं सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है फिर परिवार का पड़ता है। और परिवार में जिस प्रकार के लोग रहते हैं उसी प्रकार का बच्चा बन जाता है। उसके बाद में विद्यालय में बालक वहाँ विद्यालय में जाकर के अपने सहपाठियों के साथ में अपने अध्यापक के सहयोग से वह कुछ ना कुछ सीखता है। तो वो विद्यालय के जो वातावरण है उसका भी बच्चे में प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। वो कुछ सीखता है तो उसका भी विकास होता है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। और जो भौगोलिक स्थितियाँ जैसे कि जहाँ ठंडा स्थान है तो वह उसी प्रकार का उसका शरीर बन जाएगा, और गर्म स्थान पे रहने वाले लोगों का आकार उसी के अनुकूल बन जाएगा। और मित्र मंडली है तो मित्र मंडली में जैसे मित्र होंगे, जैसे कि अच्छे मित्र हैं तो अच्छा बन जाएगा, बुरे मित्र हैं तो बुरा बन जाएगा। कोई मित्र गाली देता है तो वो भी गाली देना सीख जाएगा। मित्रों के साथ में जो बच्चा है यदि वह सिगरेट पीते हैं तो वह स्मोकिंग करते हैं या गुटखा वगैरह खाते हैं तो बालक भी वैसा ही बन जाता है। यानी कि मित्र मंडली का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। खेल का मैदान का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। खेल के मैदान में भी बालक का विकास होता है। और पोषण यानी कि वह जिस प्रकार से वह उसका पोषण होगा, उसका शरीर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसा शरीर होगा वैसा ही उसका विकास होगा। यदि उसका शरीर यानी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यह अरस्तु ने कहा था। तो इस प्रकार से पोषण का भी प्रभाव पड़ता है कि अच्छा खाएगा तो उसका शरीर भी अच्छा बनेगा, दिमाग अच्छा चलेगा, खोपड़ा अच्छा चलेगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। आगे हम जानते हैं कि अभिवृद्धि और विकास क्या होता है। अभिवृद्धि को जानते हैं। अभिवृद्धि क्या होता है? जो परिवर्तन शारीरिक रूप से
तथा कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि होती है, जैसे कि लंबाई है, वजन है, आकार है। अर्थात अभिवृद्धि क्या होता है, यानी कि जो शरीर में जो बाह्य रूप से हम जो भी वृद्धि, जैसे कि लंबाई को देख सकते हैं, वजन को देख सकते हैं, उसके आकार में कैसा परिवर्तन हुआ उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो वृद्धि होती है वह क्या कहलाती है, अभिवृद्धि, यानी कि शारीरिक जो वृद्धि होती है उसको अभिवृद्धि बोलते हैं। और जो विकास होता है, विकास किसे बोलते हैं, विकास होता है हमारे शरीर के साथ में, हमारे शरीर का तो विकास होता ही है, शरीर में तो जैसे कि लंबाई, वजन, आकार में ये परिवर्तन होते ही रहते हैं। लेकिन मानसिक परिवर्तन भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, नैतिकता भी आती है और सामाजिकता भी आती है। तो इस प्रकार के जो संपूर्ण शरीर के जो संपूर्ण हमारे विकास को लेकर के चलते हैं, तो उसको बोलते हैं विकास। यानी कि मानसिक मानसिक संवेगात्मक, नैतिकता और सामाजिकता, इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो ये सभी, यानी कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक और सामाजिक परिवर्तन, ये विकास में आते हैं। यानी कि ये बहुपक्षीय होता है, विकास होता है बहुपक्षीय, और जो अभिवृद्धि वो एक पक्षीय होता है। इसमें शरीर शरीर में परिवर्तन से ही इसका तात्पर्य है। तो हम जानते हैं किन किन विद्वानों ने इनकी परिभाषा दी है। फ्रैंक फ्रैंक ने परिभाषा दी है। फ्रैंक ने परिभाषा दी है कि कोशिकीय, यानी कि कोशिकीय वृद्धि, यानी कि गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। जो कोशिकाओं में जो गुणात्मक वृद्धि होती है, फ्रैंक का मानना है कि जो कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि होती है वही क्या कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है। हमारी शरीर या कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो वृद्धि होती है, गुणात्मक वृद्धि, उसी को क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि बोलते हैं। तो हम इसको कैसे याद रखें, कि इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हम फ्रैंक होकर के क्या करते हैं, फ्रैंक होकर के हम गुणा करते हैं। फ्रैंक यानी कि फ्रैंक का मतलब होता है मजाक, यानी कि मजाक टाइप में, यानी कि हम हंसी मजाक में गुणा करने सीख जाते हैं। तो फ्रैंक होकर के गुणा करना सीखो। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, श्रीमती विक्टोरिया हरलोक ने जो परिभाषा दी है, इनकी विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। जो विकास होता है, विकास की परिभाषा विक्टोरिया हरलोक ने दी है कि जो विकास है वह अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, ये तो परिपक्वता, अर्थात ये तो परिपक्वता की जो दिशा में होने वाला परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, जिससे बालक में नए नए विशेषताएं एवं योग्यताएं आती है। यानी कि इनका, विक्टोरिया हरलोक का मानना है कि अभिवृद्धि केवल मतलब विकास है वह अभिवृद्धि तक ही, यानी कि विकास की परिभाषा विक्टोरिया हरलोक ने दी है कि जो विकास है वह अभिवृद्धि, यानी कि शारीरिक जो वृद्धि होती है वहां तक ही सीमित नहीं है। ये तो यानी कि बहुपक्षीय है। इसमें क्या है, ये तो क्या है, परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। अर्थात ये प्रगतिशील, यानी कि इसमें क्या है, नई नई विशेषताएं पाई जाती हैं, इसमें नए नए परिवर्तन होते हैं। तो यह है विक्टोरिया हरलोक की परिभाषा है। तो मित्रों, हम जान लेते हैं अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, फिर आगे की बात कल करेंगे। हम जानते हैं कि अभिवृद्धि क्या होता है। अभिवृद्धि क्या है, अभिवृद्धि और विकास में अंतर जान लेते हैं। इनकी जो अभिवृद्धि होती है यह क्या है, एक पक्षीय होती है, इनकी अर्थात शारीरिक पक्ष से संबंधित होती हैं। और जो विकास है यह बहुपक्षीय होता है, यह शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक, सामाजिक इत्यादि होते हैं। और जो अभिवृद्धि है यह संकुचित अवधारणा है, और विकास है यह व्यापक अवधारणा है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। आगे हम जानते हैं कि जो अभिवृद्धि है ये एक निश्चित समय तक होती है, लेकिन जो ये विकास है जीवन पर्यंत चलता रहता है। और अभिवृद्धि को मापना संभव है। अभिवृद्धि का क्या है, मापन संभव है, तथा विकास मापन संभव नहीं है। विकास का जो मापन संभव नहीं है, ऐसा हम जान सकते हैं। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, जो विकास होता है यह मात्रात्मक भी होता है तथा गुणात्मक भी होता है। मात्रात्मक में साथ में ही गुणात्मक भी होता है। और अभिवृद्धि होती है, इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती, और जो ये होता है विकास, इसकी दिशा निश्चित होती है, यानी कि ये सिर से पैर की ओर ही इसका विकास होता है। तो इस प्रकार से हम इसको जान सकते हैं। और सिर से पैर की तरफ विकास होता है, इसको बोलते हैं मस्तकोद्मुखी। पप्पू स्वामी ने यह परिभाषा दी थी, यानी कि मस्तकोद्मुखी किसने कहा था, पप्पू स्वामी ने कहा था। तो मित्रों, आज के लेक्चर में हम यहीं तक बात करते हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम अगले मनोविज्ञान के जो पार्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। और आप हमारे साथ में बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक के लिए आप दीजिए इजाज़त।
जय हिंद, जय भारत। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाइए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।